नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके का आगे वाला लेक्चर। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से वैदिक साक्ष्य जो है वो हमें हरियाणा के अलग अलग जगह से मिले हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और साथ के साथ हमने हरियाणा में फैले हुए उन गणराज्यों के क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा था। जैसे कुणित गणराज्य जो था वो शिवालिक क्षेत्र में था, योध्या गणराज्य जो था वो रोहतक, भिवानी, जींद एरिया के अंदर फैला हुआ था, यानी जो जाटलैंड थे वहाँ पे। और कुषाणों ने किस प्रकार से इनका अंत किया था, विनाश किया था, वो सारा जो है वो पीछे हमने पढ़ लिया था। और उनके साक्ष्य हरियाणा के किस किस जगह से मिले हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो उसी सीरीज़ को जब हम आगे करते हैं तो इसके बाद जो है वो राजवंशों का दौर जो स्टार्ट हो जाता है। और पहला राजवंश जो है उसके बाद मौर्य काल आता है। और मौर्यकालीन, अब हम वो राजवंश पढ़ेंगे, उनके साक्ष्य पढ़ेंगे जो हरियाणा से रिलेटेड है। वैसे तो बहुत सारे राजवंश आए थे वैदिक सभ्यता के बाद में, बहुत सारे राजवंश ऐसे थे जिनकी उत्पत्ति हुई, फिर विनाश हुआ, फिर आगे कोई राजवंश आया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन हम उन्हीं साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे जो हरियाणा से मिले हैं। हमें इंडिया के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम हरियाणा जीके की जो सीरीज है उसमें सिर्फ हरियाणा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसी सीरीज में जो है गणराज्य के दौर में आगे वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ते हैं। और पहला जो काल है, वंश जो है, वो मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, मौर्य वंश, ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंश जो है वो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व माना गया है। ईस्वी पूर्व ये इनका जो दौर था वो उस टाइम था। इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसके अंदर बहुत सारे सम्राट जो हैं, प्रसिद्ध शासक जो हुए, जैसे अशोक हुआ, उनका टोपरा में जो अभिलेख मिला है, इस तरह के जो साक्ष्य जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश का जो साक्ष्य हमें हरियाणा में मिला है, उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहला साक्ष्य जो है वो है टोपरा का अभिलेख, जिसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। और कहाँ पे है ये? यमुनानगर में है। कहाँ पे है? यमुनानगर। फिर सूद अभिलेख, ये कहाँ पे है? ये जगाधरी में है। कहाँ पे है ये? जगाधरी में। टोपरा अभिलेख, सूद अभिलेख, करनाल का अभिलेख, थानेसर का स्तूप, ये जो साक्ष्य हैं ये दर्शाते हैं कि हरियाणा के अंदर मौर्य वंश का भी प्रभाव कभी रहा होगा। और इस वंश के जो अंतिम राजा थे बृहदत्त थे, जिनकी उनके सेनापति पुष्यभूति शुंग ने हत्या करके एक नए वंश की नींव डाली थी, और उसका नाम था शुंग वंश। तो आशा करता हूँ कि ये मौर्यकालीन तथ्य जो है वो आपको याद रहे होंगे। एक बार इसको पढ़ लीजिए, बुक कॉपी में लिखोगे, आराम से ये याद हो जाएंगे। इसके बाद में आया शुंग वंश। अब शुंग वंश के साक्ष्य पढ़ेंगे हरियाणा में कहाँ कहाँ मिले हैं। वैसे शुंग वंश का जो शासन काल था वो माना जाता है 185 से लेकर 75 ईसा पूर्व का था, 75 ईसा पूर्व का था। इस वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति शुंग थे, जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा शासक बृहदत्त की हत्या करके ये राजवंश जो उसकी नींव डाली थी। अब इस शुंग वंश के जो साक्ष्य हैं वो हमें हर्ष चरित्र, आगे हम एक वर्धन वंश पढ़ेंगे। एक प्रतापी राजा हुए थे हर्षवर्धन, उनके जो दरबार है उसके अंदर एक कवि रहा करते थे बाणभट्ट। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी और उसका वर्णन जो है वो हर्ष चरित्र में है। और इसी हर्ष चरित्र के अंदर शुंग वंश के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है। और पीछे हमने पढ़ा था एक पुस्तक थी महाभाष्य, जिसके रचयिता कौन थे? पतंजलि। इस बुक के अंदर भी हमें शुंग वंश की जानकारी जो है वो तथ्य जो है वो मिलते हैं। अब शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था देवभूति। क्या नाम था उनका? देवभूति। अब इसी क्रम के अंदर हम तीसरा जो राजवंश देखते हैं, इंडो ग्रीक। ऐसा माना जाता है कि इंडो ग्रीक जो है उनका शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक था। 185 से लेकर 10 ईस्वी तक था। और इस वंश के संस्थापक थे डेमेटेरियस। कौन थे? डेमेटेरियस। इस वंश का एक प्रसिद्ध सम्राट था मिनांडर। याद रखेंगे, जो इंडो ग्रीक है इसका एक प्रसिद्ध शासक था मिनांडर, जिसको
जिसका जो मिनांडर का जो वर्णन है ये मिलिंद पन्नों में मिलता है। एक नागार्जुन नाम के बौद्ध भिक्षु हुए जिनकी मुलाकात जो है वो मिलिंद भी इनको बोलते थे, मिनांडर का नाम मिलिंद भी था। मिनांडर के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने बौद्ध जो धर्म है उसकी जो दीक्षाएं हैं उनके बारे में मिनांडर को बताया, जिससे मिनांडर बहुत प्रसिद्ध हुआ, प्रभावित हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये हम याद रखेंगे, मिनांडर एक प्रसिद्ध राजा था जिसने कौन से धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को। और नागार्जुन के साथ उनकी जो ये वार्तालाप है धर्म के बारे में, ये एक पुस्तक है मिलिंद पन्नो, उसके अंदर मिलती है। और इस जो ये इंडो ग्रीक जो है राजवंश, इसके साक्ष्य हरियाणा के अंदर खोखरा कोट से मिले। और खोखरा कोट कहाँ पे है? रोहतक में। और कहाँ से मिले हैं? नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ पे? भिवानी। यानी भिवानी और रोहतक से इंडो ग्रीक शासक के सिक्के जो है वो मिले हैं। क्लियर है ये? इसके बाद में आ जाते हैं हम आगे वाले राजवंश के ऊपर जो है शक शासन। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि रुद्रमन शंक जो इस राजवंश का प्रसिद्ध राजा था, सम्राट था, उसने जूनागढ़ का अभिलेख जो है उसका निर्माण करवाया और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील को पुनर्जीवित किया, यानी पुनर्निर्माण इसका करवाया। कौन सी झील का? सुदर्शन झील का। याद रखेंगे, ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये निर्मित थी और कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, ये खंडर के रूप में बदलने लगी। तो रुद्रमन शक जो है उन्होंने इसका पुनः निर्माण या इसको पुनः जीवित किया। इसी वंश के दौरान यानी 58 बीसी में उज्जैन के एक प्रसिद्ध राजा हुए विक्रमादित्य। उज्जैन के एक प्रसिद्ध राजा हुए विक्रमादित्य, जिन्होंने सबसे पहले कैलेंडर की जो स्थापना जो है वो की थी 58 बीसी में। और वो जो कैलेंडर था उसका नाम था विक्रम संवत और किसके ऊपर आधारित था? वो चंद्रमा के ऊपर आधारित था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत नाम के एक कैलेंडर की स्थापना 58 बीसी में की, जो बेसिकली किस पे ऊपर बेस था? चंद्रमा के ऊपर बेस था। फिर इसी दौर के अंदर हम आगे आ जाते हैं कुषाण वंश। इस कुषाण वंश का जिक्र जो है वो लास्ट वीडियो में भी हुआ था कि इन्होंने किस प्रकार से जो हरियाणा के अंदर फैले हुए गणराज्य थे, अर्जुनायन गणराज्य, योध्या गणराज्य, अगर गणराज्य, कुणित गणराज्य, इन सब गणराज्यों का विनाश जो है वो कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने। कुषाणों का जो शासन काल है वो माना जाता है कि 3 बीसी से लेकर 225 बीसी, यानी ईस्वी की बात है। ये सीधी चली पड़ी ना डेट, ये ईस्वी की बात है। इस कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कंडफेसिस। क्या नाम था? कुजुल कंडफेसिस इसका संस्थापक था। इस कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, बहुत प्रसिद्ध राजा था, सम्राट था। इसने विक्रमादित्य को हराया था और विक्रमादित्य की तर्ज के ऊपर ही एक कैलेंडर बनाया जिसको शक संवत कैलेंडर बोलते हैं। और ये सूर्य पर आधारित था। किस पे आधारित था? ये सूर्य पे आधारित था। अब कुषाणों के साक्ष्य जो वो हरियाणा से कहाँ से मिले, देखिए। कुषाण कालीन सोने के सिक्के, याद रखेंगे, सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाणों ने। कुषाण कालीन सोने के सिक्के जो हमें मीठाथल भिवानी से मिले हैं, और मूर्तियां व द्वार स्तंभ, कुषाण कालीन मूर्तियां व द्वार स्तंभ जो है वो हमें रोहतक से मिला है। तो ये इस वंश के साक्ष्य जो है वो हरियाणा के अंदर कहाँ मिले हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। इसी क्रम के अंदर आगे वाला जो वंश आता है वो है गुप्त काल। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल जो था वो निर्माण शैली यानी वास्तुकला का स्वर्णिम काल जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है। इस काल में बहुत सारे मंदिर बने और मंदिर जो थे वो बेसिकली पंचायती शैली के अंदर बने हुए थे। पंचायती शैली का मतलब एक बीच में मंदिर बड़ा और 4 उसके कोनों के ऊपर मंदिर लोकेट थे। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 5 मंदिर बने हुए थे, एक बीच में और 4 साइडों में। उसको क्या बोलते हैं? पंचायती शैली। तो गुप्त काल की नींव जो है वो श्रीगुप्त ने रखी थी, याद रखेंगे। ये बेसिकली संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त को माना जाता है। इस जो वंश है ये गुप्त वंश, इसके प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त हुए। इसके साक्ष्य भी हरियाणा के अंदर मिले हैं। इसी दौरान देखिए एक चीनी यात्री आया,
भारत आया। और उस चीनी यात्री का नाम क्या था? फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। याद रखिए आगे एक वर्धन वंश भी आएगा, उसमें भी एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ एक चीनी यात्री आया, उसका नाम था फाहियान, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो साक्ष्य देखिए, वास्तुकला का इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है, और मंदिर जो है बेसिकली कौन सी शैली में बने हुए थे? पंचायती शैली में। इस राजवंश के जो साक्ष्य मिले वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा मिले हैं। जैसे विष्णु के 2 सरोवर हमें कहाँ से मिले? तोशाम से। ये किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। फिर गुजरी महल के जो स्तंभ है उनके ऊपर 8 अलग अलग जगहों से आने वाले भागवतों का वर्णन है, ये हमें कहाँ पे मिला है? हिसार में। और किस काल से संबंधित है? ये गुप्त काल से। रामायण के जो पात्र थे, जटायु, सीता, लक्ष्मण, राम, इन सब की फोटो लगी हुई मोहरें, यानी मोहरें मिली है, और इनके ऊपर रामायण के जो पात्र हैं उनका फोटो उकेरा हुआ मिला है। ये हमें नचार खेड़ा जींद से मिला है। रामायण अंकित मोहरें जो है वो हमें कहाँ से मिली है? नचार खेड़ा जींद से। कौन से काल के बारे में दर्शाती है? ये गुप्त काल के बारे में। 2 अपूर्ण अभिलेख मिले हैं, कहाँ से? कपाल मोचन यमुनानगर से। कहाँ से मिले हैं? कपाल मोचन यमुनानगर से। लाओस एक विदेशी अभिलेख है जो हमें थानेसर कुरुक्षेत्र से मिला है। लाओस विदेशी अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? कुरुक्षेत्र थानेसर से मिला है। ये भी कौन से वंश को दिखाता है? गुप्त वंश को। पंचमपुर अभिलेख, ये हमें जैसे नाम से पता चलता है कि पंचकुला को पहले पंचमपुर के नाम से जाना जाता था, और पंचमपुर अभिलेख जो है वो भी हमें कहाँ से मिला है? पंचकुला से मिला है। भगवान विष्णु की मूर्ति, याद रखेंगे, भगवान विष्णु की मूर्ति जो है वो हमें मोहनबाड़ी झज्जर से मिली है। मोहनबाड़ी झज्जर से भगवान विष्णु की मूर्ति याद रखेंगे। और आज आए शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति। वो सांप ऐसे है बाहर, ऊपर ऐसे उसका फन जो है वो किया हुआ है, और उसके बीच में विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। ऐसी मूर्ति जो हमें कहाँ से मिली है? सोनीपत से। तो अगर आ जाए सीधी मूर्ति पूछेगी, भगवान विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी झज्जर से, और शेष सैया के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति जो हमें कहाँ से मिली है? सोनीपत से मिली है। फिर ऐसा ही सूर्य देव की मूर्ति तो हमें अगरवा से मिली है, और सूर्य देव की मूर्ति स्तंभ सहित हमें कहाँ से मिली है? थानेसर से मिली है। याद रखेंगे, सूर्य देव की मूर्ति तो अगरवा से मिली है, लेकिन सूर्य देव की मूर्ति स्तंभ सहित जो है वो हमें कहाँ से मिली है? थानेसर कुरुक्षेत्र से मिली है। तो देखिए, ये कुछ राजवंश थे जिनके साक्ष्य हरियाणा के अंदर मिलते हैं। इसके बाद में हम आगे आने वाला जो वंश है वर्धन वंश, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एचएससी जो है वो वहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछती है। तो हम वर्धन वंश को, उसके सम्राट, उसकी राज्य व्यवस्था, कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से कवि थे, कौन कौन सी रचनाएँ थी, जैसे काफ़ी सारी 3 रचनाएँ जो प्रसिद्ध थी हर्षवर्धन की, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी जो बहन है भाग्य राजश्री, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसके भाई जो है। तो उस वंश को डिटेल के अंदर हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक ये साक्ष्य जो है आप अच्छी तरह से याद रखिए। यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन जो है एचएससी पहले पूछे हैं और पूछ भी सकती है, लेकिन आगे आने वाला जो वर्धन वंश है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जो वर्धन वंश है वो फला फूला कहाँ पे? थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर फला फूला। फिर यहाँ से ही उसने धीरे धीरे करके आगे पूरे नॉर्थ इंडिया पे और कुछ मध्य भारत के अंदर अपने पांव जो है वो पसारे थे। और ये एकमात्र शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसको भी पढ़िए, इसमें से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।